अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। परवेज़ खटक साहब ने एक नई पार्टी का ऐलान किया जिसका नाम है PTI पार्लियामेंटेरियन। काफ़ी दिनों से ये मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि परवेज़ खटक साहब एक नई पार्टी के ऐलान करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परवेज़ खटक साहब जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक चीज़ की तरदीद की थी, वो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पढ़ के वो बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है, उन्होंने कब पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। क्या एक जो बहुत अहम और बड़ा क्वेश्चन है जो सब लोग करते हैं, आया एक 57 बंदे जो परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए या जिन्होंने ऐलान कर दिया, क्या उनके साथ PTI के बाकी जो लोग थे या वोट बैंक था वो भी इन्हीं के साथ चला गया, या सिर्फ परवेज़ खटक साहब के साथ वो कैंडिडेट एक निशान के सिर्फ एक निशान तक रह के उनके साथ चले गए। क्या वो उन्होंने अभी तक तस्दीक की या तरदीद की जो लोग इनके साथ चले गए, या वो सिर्फ जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आए थे वहाँ पे अपने मुंह छुपा के चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो परवेज़ खटक साहब ने कुछ ही दिनों पहले कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक साहब ने मीडिया पर ज़रिए गर्दिश खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मीडिया पर चलने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत के हवाले से तमाम खबरें झूठ और मनफी प्रोपेगंडा है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन हमने देखा था कि रात के तारीकी में उनके साथ क्या कुछ हुआ था और थोड़ी ही देर में यानी 2-3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर दिया था। लेकिन यह इमरान खान साहब का वो साथी था जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, और इतना ट्रस्ट किया था कि एक दफ़ा 2013 में उनको या 2014 में आप देख लें, 2014 से 2018 तक उनको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और फिर इसके बाद उनको कौमी असम्बली में लाया गया था। इनके ऊपर ट्रस्ट करके कौमी असम्बली में लाया गया था और फिर डिफेंस मिनिस्टर इनको बनाया गया था। लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया था उनके साथ, ये बहुत अजीब और गरीब सी चीज़ है कि कोई बंदा ऐसा भी कर सकता है जिसके ऊपर आप इतना ट्रस्ट करके वो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि उनके साथ कितने बंदे गए और कौन कौन साथ गए, और इसमें कौन जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी थे जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, और वो भी परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए, जिनमें बहुत अहम शख्सियात भी है। और वो शख्सियात जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया था, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ाई बनी थी, और इसी के साथ साथ जो ना कमर जावेद बाजवा के साथ भी उनकी लड़ाई हुई थी। ये मैं आपको थोड़ा एक पोस्ट है, ये सबसे पहले आपको सुनाता हूँ। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा व साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का 57 अरकान जिसमें कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान की हिमायत का दावा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जिसमें सबसे सरपरस्त है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। इसके बाद जो है ना ज़ियाउल्लाह बंगश साहब है, ये भी एक सवालिया निशान है कि वो किस तरह चले गए। इश्तियाक अहमद, ये भी एक बहुत बड़ा नाम था। इसके बाद हाजी शौकत साहब है, हाजी शौकत अली साहब है, फिर वाजिद है, फिर अरबाब है, फिर वसीम है, फिर महबुल्ला साहब है, फिर अनवर ज़ैब है, शफीक अफरीदी साहब है, समेत कई अरकान ने परवेज़ खटक की जानिब से बनाई जाने वाली सियासी जमात PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार कर ली। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ का नाम यहाँ पे क्यों, यानी PTI का नाम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। अगर हम पंजाब में देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का नाम इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने क्या किया, IPP एक पार्टी बनाई थी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में PTI को क्यों वहाँ पे इसी नाम के साथ जोड़ा गया, ये भी बहुत बड़ा जो एक नाम भी है और एक बहुत बड़ा प्रेप भी है, और ये भी आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो है ना धोखे करने के लिए भी ये किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं परवेज़ खटक साहब की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताते हैं, फिर इसके बाद इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। परवेज़ खटक साहब 1950 में मानकी शरीफ में पैदा हुए। मानकी शरीफ की एक अपनी हिस्ट्री है, वहाँ पे आप जान सकते हैं, या आप गूगल पे जा सकते हैं कि मानकी शरीफ की कितनी हिस्ट्री है, उनके मानकी शरीफ का जो बाबा है उसकी क्या हिस्ट्री है। बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। इनके वालिद का नाम था हस्तम खान खटक साहब था, वो एक सरकारी ठेकेदार थे। इनका ताल्लुक़ एक खटक पख्तून कबीले से था।
اور اب بھی ہے پرویز خٹک صاحب کا. اور پھر ہم چلتے ہیں ان کے تعلیم کے حوالے سے. پرویز خٹک صاحب نے انہوں نے اپنی تعلیم جو ان کی پرائمری تعلیم تھی یا جو بیسک تعلیم تھی انہوں نے مانکی شریف سے حاصل کیے, اور پھر انجینئرنگ کے لیے فاغ ایمس کالج چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی. اور پہلے ان کے جو والد صاحب تھے وہ پری پارٹیشن بھی بہت بڑا اہم کردار ان کا تھا پاکستان بنانے میں, تو انہوں نے بھی سب کانٹیننٹ میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا. اس ٹائم پہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے بنائے تھے. جب پرویز خٹک صاحب وہاں سے واپس آئے اپنے انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے, تو انہوں نے اپنی فیکٹری میں یا اپنے اس میں کاروبار کو آگے بڑھانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیے. پھر ہم اس کی طرف آتے کہ انہوں نے کب سیاست کو جوائن کیا. 1983 میں انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کی سے آغاز کیا تھا, وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. پھر 2 دفعہ وہ وزیر بھی رہے اریگیشن کے, ایک دفعہ وہ 1983 میں اور ایک دفعہ 2010 میں اریگیشن, انہیں 2 دفعہ اریگیشن کی منسٹری ان کے پاس رہی ہے, اریگیشن کی منسٹری رہی ہے, اور انڈسٹریل اینڈ پروڈکشن کی بھی منسٹری ان کے پاس رہی ہے. پھر 1997 اور 1993 میں خیبر پختونخوا میں وہ الیکٹ ہوا تھا, تو ان کے پاس جو ہے پھر 2013 میں عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر بنایا. پھر ان کا بہت بڑا مسئلہ جو تھا شہرام ترقی خان کے ساتھ ہوا تھا. شہرام خان ترقی چاہ رہے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بنے, لیکن پرویز خٹک صاحب یہ نہیں چاہ رہے تھے. تو پھر محمود خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا اور محمود خان صاحب کو لایا گیا تھا, لیکن محمود خان صاحب نے بالکل مایوس کر دیا, اور اسپیشلی خان صاحب کو بھی مایوس کر دیا, اور پورے خیبر پختونخوا کو بھی, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام سوات میں کیا اور باقی علاقوں میں انہوں نے کام نہیں کیا. اب جو بڑا سوال جو ہے نا اٹھ رہا ہے کہ آیا جو 57 بندے جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے, اس میں سے 10 بندے تو بہت زیادہ اہم تھے, آیا پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی انہی کے ساتھ چلا گیا یا نہیں. تو اگر ہم خیبر پختونخوا کے اوپر بات کریں, کیونکہ میرے ذاتی خیبر پختونخوا سے بھی تعلق ہے, تو خیبر پختونخوا از کمپلیٹلی چینج رائٹ ناؤ. وہ خیبر پختونخوا کا, اور اگر آپ باقی پاکستان کا اگر آپ پولیٹیکل سچویشن یا پولیٹیکل جتنے بھی ہیپننگ ہوتی ہے اگر اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ غیر منصفانہ طریقہ کار ہوگا. کیونکہ اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو یورپ کے اوپر جب بہت زیادہ مشکلات آئی ہے تو اس کے اوپر یورپ کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہوا تھا. جتنے ہم نے دیکھے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے, پھر کہتے تھے کہ وہ اگر روٹی کی بجائے وہ کیک کیوں نہیں کھاتے مختلف جگہوں پہ, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بالکل کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہوا تھا. تو پھر ہم نے 2002 کے بعد یا 2000 کے یا 9/11 کے بعد ہم نے خیبر پختونخوا دیکھا, تو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے ابھی رائٹ ناؤ ابھی تک, تو ان سب چیزوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی جو پالیٹکس ہے وہ بالکل مختلف ہو چکی ہے. لوگ اب جان چکے ہیں, وہ چیزیں نہیں رہی ہے جو پہلے تھی. پھر اس کے بعد اگر ہم خیبر پختونخوا کو دیکھیں, خیبر پختونخوا کے جو سیٹ اپ ہے مختلف ہے, وہاں پہ 3-4 جگہوں پہ لوگ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں. یا تو آپ کو نادرا میں جاب ملے گی, وہ بھی بہت کم لوگوں کو, بہت کم, یعنی آپ یہ سمجھے کہ آٹے کے اندر جو نمک کی جو مقدار ہے اتنے لوگوں کو وہاں پہ جاب ملے گی. یا پولیس میں آپ کو جاب ملے گی, یا آپ کو کہیں پہ آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی بہت کم لوگوں کو جاب ملتی ہے, اور یا سکولز میں. یہ 2-3 جگہ پہ وہاں پہ انڈسٹریز وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو جاب ملے, یا وہاں پہ اتنے کاروبار کے مواقع بھی نہیں ہے جتنے باقی پاکستان میں. جس طرح اگر ہم اسلام آباد کو لے لیں یا لاہور کو لے لیں یا ہم کراچی کو لے لیں, تو جتنے بھی بڑے جو ہیپننگ ہے یا جو بڑے بڑے سیٹ اپ ہے یا جو بڑے لوگ ہیں ان کے آفیسز وغیرہ انہی علاقوں میں, تو یہاں پہ جاب بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے زیادہ تر لوگ یا تو مڈل ایسٹ کے اوپر ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہاں سے ان کی کمائی آتی ہے, یا وہ یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے تو وہاں پہ پورا سیٹ اپ کمپلیٹلی چینج ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا کے ہوٹلز وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ساری چیزیں مختلف نظر آئیں گے. آپ کو یہ لوکل چیزیں نظر نہیں آئیں گے, وہاں پہ آپ کو عربک کے ورڈز نظر آئیں گے یا انگلش کے آئیں گے. تو وہاں پہ ساری چیزیں ٹرانسفارم ہوئی ہے. اب لوگوں کی وہ مائنڈ نہیں ہے جس طرح پہلے کہ یار یہ تو بہت بڑے خاندان کا ہے, یا اس کے ایک ریلیجیس فیملی بیک گراؤنڈ ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, یا یہ بندہ چودھری ہے, یا یہ بندہ جو ہے نا بہت امیر ہے. وہ کنسیپٹ ختم ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے نا لوگ اب جو ہے نا ہر بندے اوپنلی وہ سوچتے بھی ہیں اور اوپنلی اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح باقی پاکستان میں پالیٹکس ہے تو ایسے ہی خیبر پختونخوا میں ہی ہوگی. تو خیبر پختونخوا میں ایک پرسنل ایک شخصیت کی وہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک خاص شخصیت کی. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال
दे देता हूँ। जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे ये बंदा जो है ना ये एक रिलीजियस है, ये मियाँ है, ये मुख्तलिफ नाम वहाँ पे जिस तरह पंजाब में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो इस्लामिक या रिलीजियस जो लोग होते हैं उनके नाम होते हैं। लेकिन अब वो चीज़ भी ट्रांसफॉर्म हुई है, वो भी चेंज हुई है। अब रिसेंटली मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये अभी इस ईद की है, ईद उल अज़हा की, कि एक फैमिली की किसी के साथ फैमिली के दरमियान लड़ाई हुई, तो एक बड़े बंदे के पास गए, एक जरगे वाले के पास। तो वो जरगे का जो बंदा था उसका बहुत बड़ा नाम था उस इलाके में, इतने ज़्यादा लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वो जिस जगह पे जाते थे लोग खड़े हो जाते थे। और उनके ख़ानदानों में भी लोग कहते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इतना अमीर बंदा है, ये पॉलिटिकली भी इतना स्ट्रांग है, तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन उस बंदे ने फैसले में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ किया था, एक बंदे की तरफ बहुत ज़्यादा किया था। तो दूसरा जो उसका भाई था उसके बेटे ने उसको डायरेक्ट जो वो गैर मुनसिफाना या गैर मुनासिब अल्फाज इसके हवाले से इस्तेमाल किए। यानी आप ये कह लीजिएगा कि इनके वालिदा और इनकी बेटियों की गुस्ताही की है। बाकी आप समझ पाते हैं कि वो गुस्ताही किस तरह उन्होंने की होगी और उनके सामने किए, तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे अब चीज़ें वो नहीं रही है कि आपको कहेंगे कि नहीं बस ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, तो सारे लोग उससे डर जाएंगे। वो डर वाला सिस्टम भी वहाँ पे भी तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब जा चुका है। इसके मैं आपको एक दूसरी मिसाल दे देता हूँ जो बहुत ज़्यादा अहम भी है। साहिबजादा तारिकुल्लाह साहब, इसका बहुत बड़ा नाम था, उसकी अपनी भी ज़ाती बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, बहुत ज़्यादा तौर पे नेशनली और इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा नाम था, अपरदीर में भी इनका बहुत बड़ा नाम था। लेकिन लोगों ने उनको भी रिजेक्ट किया था 2018 में। तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि एक पॉलिटिकल जिस बंदे की जो है ना अगर वो एक ख़ास महसूस जो है ना लोगो या जिसका एक मखसूस नाम है वो नाम अब नहीं रहे। वहाँ पे अगर खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट बैंक को देखा जाए तो वो पार्टीज़ का है, जिस पार्टी के साथ लोग मुंसलिक है ख्वाह वो बंदा जैसे भी है तो वो उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो वहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी का वोट नहीं है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो 57 बंदे गए क्या ये जीत पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान क्यों है? हमने देखा था नूर आलम साहब को जो एक लोटे के नाम से इमरान खान साहब ने उसको पुकारा था, उनका क्या कुछ बना था। फिर अगर हम शेरगढ़ की बात करें जो मौलाना साहब थे वो बहुत बड़े शख्सियत थे, उनसे बड़ा शख्सियत तो खैबर पख्तूनख्वा में शायद कोई और हो। अगर वो इमरान खान साहब के सामने हार गए हैं तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर वोट बैंक है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के ये बले का है, बाकी किसी भी बंदे के नहीं। आप परवेज़ खटक को इधर ले जाओ उधर ले जाओ, जो भी कुछ करो वो वोट बैंक उनके साथ नहीं जा सकता। फिर कुछ लोग ये भी सवालात हमें देख रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर लोग कर रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब का तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और वो उसके ख़ानदान के इतने इन्फ्लुएंस है, तो ये भी सरन मेरे ख्याल में ज़्यादती है। परवेज़ खटक साहब की इतनी इन्फ्लुएंस नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर है तो वो नौशेरा में कुछ इलाकों में, नौशेरा में भी इतने ज़्यादा नहीं। इनके अपने ख़ानदान में अपने भाई ने इसके साथ जो लड़ाई की है कुछ अरसे से वो भी चले गए पीपल्स पार्टी में, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ी थी और वो इन्हीं की वजह से छोड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा था अगर पीटीआई भले का नाम परवेज़ खटक साहब से अगर हटा दी जाए तो हम बहुत आसानी से परवेज़ खटक साहब को शिकस्त दे सकते हैं। तो परवेज़ खटक साहब का जो अगर आप अकेले उन्हीं को देखे जाए तो उनका भी इतना ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, न वो वहाँ से जीत सकते। बिल्कुल कम्प्लीटली वो जो चीज़ें वो तब्दील हुई है, वो पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं है कि परवेज़ खटक साहब वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जीत जाएंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इमरान खान के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वैसे इमरान खान साहब को देखा जाए तो उनका नाम खान के इनके साथ लिख के, बेशक बाकी जो है ना वो अगर ओरिजिनल खान भी है, परवेज़ खटक साहब जो है ना ओरिजिनली वो पख्तून है, लेकिन लोग उसको उस इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखेंगे जितना इमरान खान साहब को देखा जाता है। अगर इतना ज़्यादा अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब को देख लें, उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, कितने करीब रहे, लेकिन उनको किसी ने वोट नहीं दिया। फिर स्पेशली अब जो सारी चीज़ें चेंज हुई है, ये दहशतगर्दी के बाद जो है ना बिल्कुल यकसर सारी चीज़ें तब्दील हो गई है। दहशतगर्दी के बाद हमने देखा कि क्या कुछ हुआ, लोगों के साथ क्या कुछ हुआ, पूरे इलाके चेंज हो गए हैं। फिर इमरान खान साहब ने उसके लिए क्या कुछ किया, तो उन सारी चीज़ों को देख करके अगर इमरान खान साहब जिस बंदे को भी खड़े करेंगे तो वो इमरान खान साहब को ही वोट देंगे, वो इमरान खान साहब के उस बंदे को वोट देंगे और इसके मुखालिफ जितने भी बड़े बंदे को आप खड़ा करेंगे वहाँ पे उनको शिकस्त होगी।
तो ये भी अगर ये लोग यही समझते हैं कि नहीं किसी न किसी तरीके से परवेज़ खटक साहब के साथ 57 बंदे गए और वहाँ पे पीटीआई का जो है नाम ख़त्म हो जाएगा। और ये भी इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं, स्पेशली अगर आप इन सब की अगर आप हिस्ट्री देखें या इनकी तरफ चले जाए तो ये ज़्यादातर बाकी पार्टियों से मुंसलिक थे और पीटीआई में आए। इसमें से काफ़ी लोगों को मैं भी जानता हूँ कि जिनके दूसरी पार्टीज़ के साथ ये मुंसलिक थे, वहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ और उन वहाँ से जो है वो फ़ायदे ले रहे थे। लेकिन जब 2018 में उनको पता चला था कि अब जो है ना इमरान खान साहब जो है ना आ रहे, तो वो जो है ना इमरान खान साहब को की हुकूमत होगी, क्योंकि वो पिछले उसके जो टेन्योर देख चुके थे कि कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो वो सारे लोग वहाँ पे आए थे और इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए थे। अब जो 57 बंदे चले गए, अब इसमें सवालिया निशान, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये कि आया ना अभी तक उन्होंने तस्दीक की और न तरदीद की है। क्या इनके साथ ऐसा हुआ है जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हुआ है, जिस तरह उनको ज़बरदस्ती लाया गया और इनका जो है ना जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठाया, किसी ने मुंह छुपाया, किसी ने आंख छुपाई, किसी बाहर आके उनकी जो अल्फाज साथ दे रही थी ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ दे रही थी। लेकिन वो ज़बरदस्त से जिस तरह जो है ना, अगर कोई दो बंदों की अगर शादी हो रही हो और वो एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हो, तो ज़बरदस्ती जब आप इनकी शादियाँ करते, जब उनके चेहरों को आप देखते तो वो लटक रहे होते थे। तो आज इनका भी ऐसा ही सिचुएशन था। तो खैबर पख्तूनख्वा एक मुख्तलिफ इलाक़ा है, इसको अगर कोई बंदा माने या ना माने या मुक़्तदर हल्के इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, अब खैबर पख्तूनख्वा वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं है या वो बाकी पाकिस्तान नहीं है। अगर आप देखते कि बाकी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अगर हम पंजाब की मिसाल ले लें या हम सिंध की मिसाल ले लें, वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को वो जो है ना रिस्पेक्ट मिलती है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि हम जो है ना पॉलिटिशियन को रिस्पेक्ट देते हैं, जब अगर इनकी पॉलिटिकल स्ट्रांग है तो उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। हम रिलीजियस पार्टीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं कि ये बरेलवी है, ये इस बाबा के साथ इनका ताल्लुक़ है या इसके साथ इसके करीबी ताल्लुक़ है, तो ये दुआ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब वो खैबर पख्तूनख्वा में वो चीज़ें नहीं रही। ये बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे, इवन यहाँ तक कि लोग डॉक्टर को नहीं छोड़ रहे, लोग पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सीधा वो कैमरा निकाल के या उसके साथ वो बहस कर रहे हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये तो इस मुल्क में जो है ना वहाँ पे हमें आज़ादी मिल रही है, हमें इस चीज़ की आज़ादी, और आप यहाँ पे हमारी आज़ादी जो है ना वो आप सलब कर रहे हो। खैबर पख्तूनख्वा के अगर करीब से अगर उन लोगों को देखनी चाहिए जो मुक़्तदर हल्के जिनका पावर है, जो आज वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना रहे, उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने अरसे से वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, कितने लोगों के जो है ना माँ बहनें इस दुनिया से जा चुके हैं, किसी के वालिदैन जा चुके हैं, लेकिन वो बंदे अभी तक हटे नहीं, अपनी जगह पे खड़े। अब भी वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते, कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो नारे नहीं लगाते। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ इस बंदे ने ये गलत किया या वो किया। वो सब चीज़ें जब इतनी ज़्यादा चीज़ें वो बर्दाश्त कर गए, वो सामने देख रहे थे कि ये बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि वो वहाँ पे गलत हो रही थी, लेकिन सब लोगों ने फिर भी स्टेट के खातिर, मुल्क के खातिर जो है ना उन्हीं के साथ दिए। ये आप यकीन कर लीजिए, अगर आप ये समझते हैं, स्पेशली मैं मुख्तलिफ हल्कों के लिए कहता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि जो कुछ वहाँ पर हुआ है फास्ट में, जो कुछ हुआ है, और आपने ये समझा कि वहाँ पे जो लोग थे वो सारे बेवकूफ़ थे या वो पठान थे और उनके दिमाग में जो है ये थी, सारे लोग जो है जज्बाती थे, उसमें सब लोग ऐसे नहीं थे। वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी थे, बहुत से लोग दानश्वर भी वहाँ पे थे, वहाँ पे लिखारी भी थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, सब चीज़ों को जानते थे, लेकिन अपने स्टेट के खातिर, जिसको हम माँ कहते हैं, अपने मुल्क के खातिर उन्होंने वो खामोश रहे। किसी ने किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं की। बेशक जो कुछ हो रहा था कहते चलो अच्छा वक्त आ जाएगा, चलो अगर हमारी जान चली जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मुल्क तो बच जाएगा मुल्क के लिए। तो अभी अगर कोई बंदा ये प्रैक्टिस करे कि नहीं, अगर नई पार्टी आ जाएगी और वो तब्दीली लाएगी, तो ये मेरे ख़्याल में, ये मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे कुछ फ़र्क पीटीआई को नहीं पड़ेगा। पीटीआई का वोट अगर आप अब भी अगर आप चले जाएंगे, ये परवेज़ खटक साहब भी चला गया और आप वहाँ पे दोबारा अगर आप वहाँ पे सर्वे कर लें, अगर पहले वोट बैंक अगर पीटीआई का 96 या 95 अगर या 90 था, 80 था, तो अब आप देख लें वो इसके डबल हुआ होगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।